हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके पहले वाले वीडियो में आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी बेस्ड का मतलब है टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस भी उसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड हैं जो आपका चैप्टर अभी हमने कंप्लीट किया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए हैं कि आपकी जो लर्निंग्स हैं वो पूरी तरह से कॉन्सोलिडेट हो जाएं। ये जो हमारा चैप्टर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, जो इसमें हमने डिफरेंट वैरायटी के पॉजिटिव नेगेटिव साइड वाले सारे क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? अब देखो, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हो? तो हो सकता है, देखो, बहुत सरल क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बट इन सारे टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो समझना है वो ये है, देखो कि क्वेश्चन क्या है, कीवर्ड्स को पहचानना है और कीवर्ड्स को पहचान के उसको आंसर लिखना है। और चूंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसका साफ मतलब है कि आपको 2-3 लाइन यानी वर्ड लिमिट का आपको यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट अननेसेसरी एक्सीड नहीं करनी है कि आपको पता है और आप वो भी लिख दें जो ना पूछा गया हो, या फिर आप उससे रिलेटेड और तमाम चीज़ें लिखते चले जाएं जो कि रिलेवेंट ना हो और बिल्कुल भी डिजायर्ड ना हो वहाँ पे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या समझते हैं आप? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मींस द ट्रांसफॉर्मेशन। देखो कीवर्ड यहां पे समझते चले जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन, किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन? ऑफ इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, विथ क्विक सक्सेशन देन द नॉर्मल स्लो रेट। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड उस पूरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज का हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस का। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो पहले जो होता था प्रोडक्शन, वो डोमेस्टिक लेवल पर होता था, वो बहुत लिमिटेड लेवल पर होता था। लेकिन यही डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यही लिमिटेड लेवल का जो प्रोडक्शन है, ये कहां पर होने लगा? बल्क में होने लग गया। पहले जो लिमिटेड लेवल पर होता था वो बल्क में होने लग गया, और जो डोमेस्टिक लेवल पर होता था वो बाकायदा फैक्ट्रीज में होने लग गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? और ये क्यों होने लगा? बिकॉज ऑफ द न्यू मशीन्स, बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मशीन्स। तो जो नई मशीन्स थी, इनके इन्वेंशन की वजह से ये सारा डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। क्लियर? सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी। अब जब ये प्रोडक्शन बल्क में होगा, फैक्ट्रीज बन जाएंगी, मशीन के थ्रू प्रोडक्शन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मोर एंड मोर कैपिटल विल बी जनरेटेड। ज्यादा से ज्यादा पूंजी जो है वो जनरेट होगी यहां पर, और जितनी ज्यादा पूंजी जनरेट होगी उसका री इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि कैपिटल से कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो री इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे उस कैपिटल को, और इस तरीके से प्रोडक्टिविटी जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी तो एट लॉन्ग रन इकोनॉमी विल बी बेनिफिटेड। सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा? सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? आपकी अर्थव्यवस्था को होगा। विथ क्विक सक्सेशन ऑफ द नॉर्मल स्लो रेट, यानी कि जो शुरुआत में उत्पादन की दर थी, जो प्रोडक्शन की रेट थी शुरुआत में, दैट वाज रियली वेरी लो, वेरी स्लो, है ना। आपने देखा कॉटन स्पिनिंग कितनी धीरे धीरे होता था, वीवर्स कितने धीरे काम करते थे, है ना। अभी वही जो है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल सक्सेशन, नॉर्मल जो स्लो रेट था आपके प्रोडक्शन और कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन का, वही जो है वो अब चेंज होता चला गया। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी, एंड with that slow rate at which earlier the produce or the products were made, जहां पर पहले उत्पादन किया जा रहा था, जिस रेट से वो परिवर्तित हो गया। तो ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, यही बेसिक एसेंस है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। ठीक है, आगे बढ़े हम। सो अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन एंड वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन? बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, आप देखते ही स्ट्राइक कर देंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड एट इंग्लैंड, वेयर? तो सीधा एक ही कीवर्ड, इंग्लैंड, एंड व्हेन? सो इट स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के आसपास इंग्लैंड में बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस होने शुरू हो गए थे। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ऑलरेडी हो गया था, और इसी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद फिर 18th सेंचुरी में क्या हुआ? मशीन्स और इंडस्ट्रीज जो है, इनके प्रोडक्शन रेट में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई, और यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज अब्राहम डार्बी? तो देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ है ब्रिटेन में, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपका एक जो परिवार है, अब्राहम डार्बी का जो परिवार है,
या मैं कहूँ जो डार्बी की फैमिली है, डार्बी फैमिली इतने बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूशन कर रही है कि इनिशियल लेवल पर जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज में चेंजेस आ रहे हैं वो इन्हीं डार्बी की वजह से हो रहा है। ठीक है, आपको याद होगा कि जो डार्बी थे, है ना, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इंग्लिशमैन थे जिन्होंने कोक का इस्तेमाल किया था। ठीक है, जिन्होंने कोक का इस्तेमाल किया था किस चीज के लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। ठीक है, शुरुआत में चारकोल इस्तेमाल होता था और ये चारकोल इस्तेमाल होता था ये जंगलों और वगैरह से प्राप्त होता था। अभी चारकोल के अपने कुछ लिमिटेशंस थे, अपने कुछ प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले तो चारकोल अच्छा खासा टेम्परेचर जनरेट नहीं कर पाता था, तो टेम्परेचर का वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा आ जाता था इसमें। टेम्परेचर अगर आप ले भी गए तो जो आउटपुट निकलेगा आपका स्मेल्टिंग में, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी। ठीक है, तो स्मेल्टिंग करोगे लेकिन वो स्मेल्टिंग इम्प्योरिटीज से भरी हुई होगी। क्लियर है? और इसके अलावा ऑल वेदर अवेलेबिलिटी भी नहीं थी इसकी, तो थोड़ा सा अवेलेबिलिटी में भी प्रॉब्लम था। तो ये 3 लिमिटेशंस आ रहे थे चारकोल के, जिसकी वजह से डार्बी सबसे पहले ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने कोक को एक्सपेरिमेंट किया और कोक का इस्तेमाल किया आयरन स्मेल्टिंग को। और जब आयरन स्मेल्टिंग में कोक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन्होंने, तो आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि बहुत बड़े लेवल पर, ड्रास्टिक लेवल पर चेंजेस आ गए। ठीक है, आयरन की प्यूरिफाइड कंडीशन है उसमें भी चेंजेस आने शुरू हो गए। ठीक है, टेम्परेचर भी अच्छा खासा जनरेट होने लग गया। तो कुल मिला के डार्बी फैमिली जो है इसका बहुत अनफॉरगेटेबल कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान। इनकी 3 जनरेशन जो है, इनकी जो 3 पूरी पीढ़ियां हैं वो लग गई इस काम में। आपने देखा था जो पहला आपका अब्राहम डार्बी है, ही यूज्ड कोक, और इसके बाद इसका जो लड़का है जो सेकंड डार्बी है वो क्या करेगा, रोट आयरन बनाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसका जो तीसरा पुत्र है ना, थर्ड डार्बी, वो क्या करेगा, वो सीधा फर्स्ट आयरन ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा, फर्स्ट आयरन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करेगा। तो इन्होंने आयरन स्मेल्टिंग के फील्ड में, क्योंकि एक्चुअली इनकी जो फैमिली थी ना वो पूरी तरीके से आयरन स्मेल्टिंग के प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी और इन्हें आयरन मास्टर के नाम से जाना जाता था। दे वर नोन एज आयरन मास्टर्स, ये आयरन मास्टर्स के नाम से जाने जाते थे। और यही कारण था कि अब्राहम डार्बी जो है वो बहुत बड़े लेवल पर सक्सेसफुल हुआ। तो हु वाज अब्राहम डार्बी, बेसिकली आपको ये लिखना है, पूरा रिलेट कर दिया मैंने, थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ पे जरूरी है रिलेट करना, इसलिए मैंने कर ही दिया। राइट द नेम्स ऑफ सम न्यू मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजीज। तो देखो अब इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा उसमें आपको एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाना है, मैं खुद भी नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी यहाँ पे मशीन्स और इन्वेंशंस लिखे हुए हैं ये सारे मशीन्स और इन्वेंशंस आपने डिटेल में वीडियो में देख लिए हैं। आपका स्पिनिंग और वीविंग वाला जो वीडियो है उसमें आप जाओगे तो आपको ये सारा मिल जाएगा। आपको स्टीम इंजन के बारे में पढ़ना है, स्टीम पावर, स्टीम इंजन से रिलेटेड मैंने सेपरेट जो वीडियो बना है उसमें आपको स्टीम इंजन के बारे में जानने को मिल जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ करेंगे तो 5-5 मिनट पर्टिकुलर आप मान के चलो कि 7 टॉपिक्स हैं। अगर यहाँ पे ये 7 मशीन्स हैं, 5 तो ही हैं, तो 5 को भी 5 से 10 मिनट अगर देना पड़ेगा तो 50 मिनट तो इस आंसर के अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन में चला जाएगा, जबकि है ये शॉर्ट टाइप ऑफ। इसलिए सिर्फ नाम यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि कुछ नई मशीनें थी, कुछ नई टेक्नोलॉजीज थी जिसका इस्तेमाल हुआ। अगर ये नई मशीन और नई टेक्नोलॉजीज नहीं इस्तेमाल होती आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तो शायद ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होता। भले डिबेट या भले जो भी इसमें हिस्टोरियंस अलग अलग ओपिनियंस रखते हैं, लेकिन अभी भी एक नॉर्मल पैटर्न में अभी भी एक एक्नॉलेजमेंट तो यही किया जाता है कि जो ब्रिटेन है इसमें उस दौर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही हुआ था जिसने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की एक्टिविटीज में चेंजेस ला दिए थे। तो ये जो रेवोल्यूशन था ये बिकॉज ऑफ दीज मशीन्स, ये इन मशीन्स की वजह से था और नए इन्वेंशन और टेक्नोलॉजीज की वजह से था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो शब्द है इसको कॉइन करने वाले आपके 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। सबसे पहले जॉर्ज मिशेलेट, ठीक है, हु बिलोंग्स टू द फ्रांस, एंड सेकंड वन वाज द फ्रेडरिक एंजल हु बिलोंग्स टू द जर्मनी। ठीक है, अब फ्रेडरिक एंजल का नाम आपने वैसे भी सुना हुआ है, बहुत बड़े लेवल पर सोशलिस्ट इंक्लिनेशन वाले पर्सन है। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो सोशल चेंजेस आए और सोशल चेंजेस में स्पेशली जो वर्कर्स के साथ में प्रॉब्लम शुरू हो गई उसको रिव्यू करना शुरू करा इन्होंने। वर्कर्स हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, वुमेन्स हो गई जिनको बड़े लेवल पर एक्सप्लॉइट किया गया। ठीक है, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान तो इन चेंजेस को फ्रेडरिक एंजल्स ने काफ़ी डिटेल में स्टडी करा और आगे जाके आपको भी पता है कार्ल मार्क्स के साथ में इन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और तमाम बुक्स लिखी हैं। ठीक है, द दास कैपिटल लिखी है। तो
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो आपकी कार्ल मार्क्स की है, दास कैपिटल लिखी है, ठीक है। तो बेसिकली इन बुक्स में इन्होंने बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स, बहुत सारी ऐसी डायमेंशंस टच करी हैं जो हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बताती हैं। तो इसी थ्योरी में, अपने इसी एक्सप्लेनेशन में इन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बताया था, ध्यान रखिएगा। सो जॉर्ज मिशलेट फ्रॉम फ्रांस एंड द फ्रेडरिक एंजल फ्रॉम द जर्मनी यूज द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट। सबसे पहले इन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द को पॉपुलराइज किया था, ठीक है। चलो एक अगले बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम आ गया यहाँ पे, ये भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जो पॉपुलराइज करने की बात है उसमें इन्वॉल्व हैं। नाम है अर्नोल्ड टॉयबी। याद होगा आपको, हमने जब सबसे पहला वीडियो डिस्कस किया था जिसमें वाई ब्रिटेन करके टॉपिक था कि आखिर ब्रिटेन में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ, आखिर ब्रिटेन में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ, दूसरे किसी देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस के दौरान हमने बात करी थी कि अर्नोल्ड टॉयबी जो है वो एक बहुत बड़े फेमस ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर हैं, एक दार्शनिक हैं, अर्थशास्त्री भी हैं। तो इन्होंने अपने ओपिनियंस दिए थे। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाते थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर्स के दौरान इन्होंने रेवोल्यूशन के ऊपर या इंडस्ट्रियल चेंजेस के ऊपर, ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल चेंजेस हुए थे उसके ऊपर बड़े लेवल पर लेक्चर दिए और बाद में इनके जो सारे लेक्चर्स हैं वो कंपाइल करके एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किए गए। बुक का नाम था लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। एंड दिस बुक वाज लाइक द फर्स्ट बुक जिसने ये चीज पोर्ट्रेट करी, जिसने ये बताया कि 17 से 18 सेंचुरी में बड़े लेवल पर, 1750 से लेके 18 सेंचुरी के दौरान तक ब्रिटेन में जो नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो इकोनॉमी हो, उसकी वजह से ब्रिटेन में एक रेवोल्यूशन हुआ जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्लियर है, जिसने प्रोडक्शन के तरीकों में, तौर तरीकों में बड़े ड्रास्टिक लेवल पर चेंजेस किए, परिवर्तन किए। क्लियर है। सो हु वाज अर्नोल्ड टॉयबी? आंसर इसका यही रहेगा, वाज अ फिलोसोफर एंड द इकोनॉमिस्ट, जिनकी बुक पब्लिश हुई लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड दैट बुक इज बेस्ड ऑन द लेक्चर्स एक्चुअली व्हिच वर डिलीवर्ड इन द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो सारे के सारे लेक्चर कहाँ डिलीवर किए गए थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिलीवर किए गए थे अर्नोल्ड टॉयबी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाउ डिड ब्रिटेन बिकेम द फादर ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? अब देखो यहाँ पे बात आ रही है फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वही अभी जो क्वेश्चन मैंने एक तरीके से उठाया जो कि आपके बुक में दिया गया था चैप्टर के शुरुआत में, वाई ब्रिटेन, वाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपन इन ब्रिटेन। आखिर इसी पर्टिकुलर प्लेस में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों होती है, इसका क्या कोई विशेष कारण है? अगर आप कंटेम्परेरी कंट्रीज की बात करेंगे, इसी समय दूसरे देशों की भी बात करेंगे, तो आप देखोगे ब्रिटेन जो है वो भारत के साथ व्यवहार करने आ रहा है। इसका मतलब भारत की इकोनॉमी ब्रिटेन की तुलना में काफी ज्यादा आगे रही होगी और ऑब्वियस सी बात थी। लेकिन क्या ऐसी कमी थी जिस कमी की वजह से बाकी देशों में, जैसे भारत जैसे देशों में जहां के रिसोर्सेज भी थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसी घटना नहीं हो पाई? तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ब्रिटेन में जो बड़े लेवल पर परिवर्तन हो रहे थे ना 16 सेंचुरी में, 15-16 सेंचुरी में, वहां पर राज सत्ता को मजबूती देके गए वो लोग, ठीक है। और आप देखोगे इंडिया में यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लैक कर रही है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी इवन, और बाद में ब्रिटिशर्स इवन इसका ज्यादा फायदा उठा रहे थे, आपस में लड़ाना शुरू कर दिया और यहाँ पे वो विजन नहीं था। एक डायनेस्टी कुछ समय तक रूल कर भी पाई, लेकिन आपके मुगल्स जो है वो लेटर वाले जो थे, बाद वाले जो थे, वो काफ़ी वीक निकल गए, विजनरी नहीं निकले, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर गए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन। राजनीतिक स्थिरता जो है वो सबसे बड़ा रीजन है ब्रिटेन में, जिसने क्या किया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से वहां पे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने बड़े लेवल पर पॉपुलेशन क्रिएट की। जब पॉपुलेशन क्रिएट की बड़े लेवल पर, तो ये पॉपुलेशन माइग्रेट करना शुरू करेगी, क्योंकि आपके रूरल लेवल पर इनको सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। जब ये अर्बन लेवल पर जाएंगे तो अर्बन एरिया वैसे भी तैयार हो ही रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, वहां पर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज स्थापित थी और ऐसा नहीं था कि एकदम से हुआ। ये जो आपका लास्ट टॉपिक है डिबेट ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसमें आपने डिस्कस किया था कि अचानक से नहीं हुआ कोई परिवर्तन। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हो रहा, उसके पहले भी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज तैनात थी। और आपने देखा 15 सेंचुरी में जब रेनेसांस का पीरियड हो रहा था, उस दौरान भी हमने बात की थी कि स्पेशली आपके कुछ शहर ऐसे थे जो इंडस्ट्रियलाइज हो चुके थे, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो सबसे पहली चीज है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इनका जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी है, ठीक है,
एम्पायर एक्सपेंशन का पॉलिसी वो मजबूत हुआ, जिसने इनको दूसरे तमाम देशों में क्या किया, एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट किया। वहां से इन्होंने बड़े लेवल पर क्या किया, कैपिटल जनरेट करी, कैपिटल फॉर्मेशन किया, उसको शुरुआत में कैपिटल को इन्वेस्ट किया और बाद में इसी कैपिटल से और कैपिटल जनरेट करी और पूंजी का निर्माण किया। सो मोर एंड मोर कैपिटल वाज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द री इन्वेस्टमेंट। पुनः पुनः निवेश के द्वारा, अलग अलग बार बार निवेश करने के द्वारा ज्यादा से ज्यादा और पूंजी का निर्माण होना शुरू हुआ और नए नए इन्वेंशंस प्रमोट किए गए। लोगों ने लोन लेकर अलग अलग प्रोजेक्ट्स को, जैसे आपने देखा था कि जब कैनाल्स का फॉर्मेशन हुआ था तो कैनाल्स के फॉर्मेशन के लिए आपके जो ब्रिंडले था, ठीक है, उसको ड्यूक जो है ब्रिज वाटर का ड्यूक 25,000 पाउंड्स का कर्ज लेके उसको कैनाल बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। और फाइनली जब कैनाल बनके तैयार हो गई थी तो जो कोल के प्राइजेस थे दे वर जस्ट हाफ, दे वर रिड्यूस्ड टू जस्ट हाफ, सीधे आधे हो गए थे। क्लियर है, क्योंकि मैनचेस्टर तक उसको जो है अपना कोयला जो है वो पहुंचाना था, ट्रांसपोर्ट करना था। तो एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटीज बड़े लेवल पर होंगी, क्योंकि इन्हीं एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटीज में लोगों को दिखेगा कि हाँ, अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न बहुत बड़े लेवल पर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यही इंग्लैंड को क्या बना रही हैं, फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बना रही हैं। तमाम बाकी देशों के कंपैरिजन की बात करोगे, जापान की बात कर लो तो जापान इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है। जापान भी इसीलिए इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, समय से पहले उसने चीजों को पहचान लिया और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पे बनी हुई थी जिसने इन चीज़ों को फंड किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसने बाकी चीज़ों को ये जो है वो एक तरीके से ट्रिगर किया। ये ड्राइविंग फोर्स था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल अदर डायमेंशंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो आशा करता हूं मैं ये वाला आंसर आपको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखो, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन अभी जस्ट मैंने हाईलाइट किया, एक बार फिर से आपको बता देता हूं। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन वाज द इवेंट व्हिच एक्चुअली ट्रिगर्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के दौरान बहुत बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है इसमें चेंजेस हुए, और जब एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में बड़े लेवल पर चेंजेस हुए तो उसने क्या किया, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया। जब बड़े लेवल पर प्रोडक्टिविटी इनहांस होने लग गई तो पॉपुलेशन इंक्रीज होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब ये जो एक्सेस में पॉपुलेशन थी रूरल एरिया में, इनको काम मिलना शुरू नहीं हुआ, यानी कि इनके साथ में एक प्रॉब्लम जनरेट हुई और वो प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है इसको एड्रेस करने के लिए ये अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट होने शुरू हो गए। जब अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट होने शुरू हो गए तो वहां पर फैक्ट्रीज जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश थी वहां पर उनको काम मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो बेसिकली एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इज द ड्राइविंग फोर्स यू कैन से बिहाइंड द आपको इतनी पूरी कहानी नहीं लिखनी, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। आपको तो सिर्फ यहां पे लिखना है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, तो सीधा कीवर्ड है कि रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी। ठीक है, एग्रेरियन इकोनॉमी की वजह से कंट्री साइड डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो यहां पर जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी जो है वो आगे बढ़ रही है। तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से सिंपल सी चीज है, इतना पार्ट आप कवर कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देयर वाज अ ह्यूज प्रोडक्टिविटी इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि तकनीकी जो एडवांसमेंट थे उनकी वजह से कृषि की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि हुई, और कृषि की उत्पादकता में वृद्धि जो है वही एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है बड़े पैमाने पर। सिंपल सी चीज है। चलो, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। अब देखो यहां पे वही जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था ना, एक तरीके से वही चीज यहां पे आपको अब बतानी है। ठीक है ना, लेकिन वो भी शॉर्ट फॉर्म में बतानी है। ठीक है, इफेक्ट क्या था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का, ध्यान रखिएगा। तो नई साइंटिफिक मेथड्स जो इस्तेमाल हुई, नई मशीन्स जो इस्तेमाल हुई, उनकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ गया। यही जो है वो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का मेन इफेक्ट था। प्रभाव क्या था? कुल मिला के जो भी आपने अभी डिस्कस करा उसी को आप सम अप कर दो। बेसिकली फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बना सकते हो। तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में जब बनाओगे उसको ये निकल के आएगा एग्रीकल्चर में क्या हुआ, नई साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजीज हैं अभी हम बात करेंगे। हो सकता है आपको कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा टकरा जाएगा यहीं पे जिसमें कौन कौन सी नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आई थी एग्रीकल्चर के फील्ड में, उसका डिस्कशन होगा। तो जब नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आई एग्रीकल्चर के फील्ड में तो इसने क्या किया, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया ना, इसने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, और इस प्रोडक्टिविटी से क्या हुआ, आगे जाके पॉपुलेशन और बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का मतलब
या प्रभाव सिंपली प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, उत्पादकता से रिलेटेड है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, हु डिजाइन फ्लाइंग शटल लूम? तो फ्लाइंग शटल लूम वाज बेसिकली अ मशीन जिसको स्पिनिंग करने के लिए जो है वो बनाया गया था, और स्पिनिंग के फील्ड में इसमें बड़े लेवल पर चेंजेस आ गए, स्पीड बढ़ गई, ठीक है। जो काम पहले ज्यादा समय में होता था वही उतना ही उत्पादन अब और कम समय में होने लग गया। ये अचीवमेंट था फ्लाइंग शटल लूम का। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाट वेर द एडवांटेज ऑफ द स्पिनिंग जिनी? ये भी ऑब्वियस सी बात है, स्पीड बढ़ाएगा। अब नाम ही है क्या, स्पिनिंग जिनी। तो बेसिकली जिनी का काम क्या होता है, जिन का काम क्या होता है, जिनी वर्ड डिनोट्स टू जिन। तो जिन का काम क्या होता है, आप जो भी ऑर्डर देंगे वो ऑर्डर वो तुरंत फुलफिल कर देगा, है ना, और आप नए ऑर्डर के लिए आप तैयार हो जाए। तो शुरू में क्या होता था, शुरू में जो स्पिनिंग का काम होता था, स्पिनिंग के काम में बड़े लेवल पर जो वुमेन्स होती थी इनको एम्प्लॉय किया जाता था, ठीक है। तो अब जब वुमेन्स को ये काम दिया जाता था तो इसमें घंटों लगाती थी, घंटों क्या, महीनों और दिनों लगाती थी, और एक आपका जो यार्न बनाने में समय लगता था वो मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम लग जाता था इस स्पिनिंग की एक्टिविटी में। अब फिर उसके बाद जो आपके वेवर्स होते थे, जो मेल लोग होते थे, दे वर वेटिंग, वो इंतजार करते रहते थे कि कब स्पिनिंग करके यार्न को लेके आएंगे और कब उसके बाद हम उसमें वेविंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे, फिर फैब्रिक तैयार होगा, फिर फैब्रिक तैयार होगा तो फिर क्लॉथ बनेगा फाइनली। इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए जेम्स हरग्रीव नाम के एक पर्सन ने 1765 में एक मशीन बनाई जिसका नाम था स्पिनिंग जिनी। इस स्पिनिंग जिनी ने, अब नाम ही है स्पिनिंग जिनी, यानी बहुत तेजी से क्विकली जो काम पहले हो रहा था घंटों में उस काम को मिनटों में कर दिया, और अब मशीन जो है वो स्पीड बढ़ा सकती थी, यानी कि कम समय में तेजी से यार्न जो है वो स्पिन हो पा रहा था, और फैब्रिक जो है बहुत कम टाइम पे बन रहा था। मतलब कपड़ा बनाने में जो टाइम कंज्यूम होता था टोटल फ्रॉम स्पिनिंग टू द वीविंग प्रोसेस वो बहुत कम हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है हमारी, उसके फील्ड में बड़े लेवल पर चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, जैसे ही स्पिनिंग जिनी का फॉर्मेशन होगा या स्पिनिंग जिनी का इन्वेंशन होगा, आप कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़े तो क्या कह रहा है, हु इन्वेंटेड वाटर फ्रेम? सो 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का इन्वेंशन किया था। क्लियर है? व्हाट इज रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी? ठीक है, शो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, या फिर वो पर्टिकुलर एरिया अगर स्पेसिफिकली सिटी है, शहर है, तो वहां पे पॉपुलेशन की इंक्रीज क्या शो करती है? अब ये चीज इसी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दोनों से रिलेटेड है, देखो, ठीक है ना। तो पहले आप बात कर लो रूरल एरिया की, क्योंकि जो सिटी के एरिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम बात यहां पे क्या करना है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, ठीक है। तो पॉपुलेशन नॉर्मली शहरों में क्यों बढ़ती है? शहरों में पॉपुलेशन जो बढ़ेगी वो आएगी रूरल एरिया से, ठीक है। सिटीज में या अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन आ रही है वो कहां से आ रही है? रूरल एरिया से आ रही है। ऐसा नहीं कि रूरल एरिया में अचानक से पॉपुलेशन बढ़ गई और वही बढ़ती रह जाएगी, ठीक है, नहीं। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से वो लोग माइग्रेट कर जाएंगे अर्बन एरिया में। तो जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, बात सारी शुरू होगी यहीं से, देखो, क्योंकि ये ड्राइविंग फोर्स है। तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद सरप्लस में यहाँ पर प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। सरप्लस में जब प्रोडक्शन होना शुरू हुआ तो उसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो भी तेज होगी, पॉपुलेशन की ग्रोथ तेज हो गई। अब पॉपुलेशन तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन उस रेशियो में पॉपुलेशन को दो चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, दो चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, ठीक है। सबसे पहला क्या चीज अवेलेबल नहीं हो पा रही थी? वहां पे एजुकेशन अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, और दूसरी चीज एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। देखो, पॉपुलेशन रिसोर्स कब बनती है? जब आप उसको एजुकेशन दोगे, उसको आप हेल्थ दोगे, उसको आप एम्प्लॉयमेंट दोगे। ये तीन तो बेसिक चीजें हैं जिनको आपको देनी पड़ेगा, अदरवाइज पॉपुलेशन जो है वो रिसोर्स नहीं बनेगी और प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो यहाँ पर एजुकेशन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं था। There was a lack of proper education as well as there was lack of proper employment opportunities. यहाँ पे रोजगार के अवसर भी प्रॉपर उपलब्ध नहीं थे। तो जब रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं थे तो भी समस्या आनी शुरू हो जाएगी। क्या समस्या शुरू हो जाएगी? खाने के लिए नहीं मिलेगा, डेली ब्रेड सस्टेन करने के उनको लाले पड़ जाएंगे ना, तो लाइवलीहुड उनका कैसे अर्न होगा? और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान बहुत सारे ऐसे एक्ट पास हुए थे जिन एक्ट्स ने जो आपके स्मॉल फार्मर्स थे, इन स्मॉल फार्मर्स की जो जमीन थी उनको क्या किया था? बड़े लैंडलॉर्ड्स की तरफ भेज दिया था, ठीक है ना। ये एनक्लोजर एक्ट जो है वो एनक्लोजर एक्ट इसी से रिलेटेड ही है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर ये सारे लोग एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए कहाँ भागेंगे? ये सारे लोग भागेंगे अर्बन एरियाज की तरफ, क्योंकि अर्बन एरियाज में फैक्ट्रीज डेवलप हो रही थी। ये फैक्ट्रीज और मशीन्स जो थी ये लोगों को काम दे रही थी, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं था कि 100% एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, लेकिन फिर भी चलो कुछ लेवल पर तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम गांव से तो बेहतर थी ही, ठीक है। मतलब गांव के कंपैरिजन में तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल ही रहा था। अब इन फैक्ट्रीज में जब गांव ये लोग काम करना शुरू करेंगे तो आपका शहर क्या होगा? पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो सिटीज बिकेम पॉपुलेटेड, यानी कि अगर आपका शहर पॉपुलेट हो रहा है, इसका साफ मतलब है कि पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज से बढ़ रही है, ठीक है। मोर फैसिलिटीज वर देयर इन द अर्बन एरियाज एज कंपेरिजन टू द रूरल एरियाज। ऑब्वियसली बात है, अगर आप रूरल एरिया में ही वही सारी सुविधाएं दे देंगे तो आपको अर्बन एरिया में माइग्रेशन को रोकने में सहायता मिलेगी। क्लियर है ना? याद होगा आपको, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी, तो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ये मतलब सजेस्ट किया था उन्होंने गवर्नमेंट को कि इस तरीके का एक प्रोग्राम शुरू करना चाहिए हमें, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। दिस इज अ पूरा प्रोजेक्ट, PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज ऑन द रूरल एरियाज। और इसके तहत उन्होंने कहा था कि रूरल एरिया में हमें वो सारी सुविधाएं दे देनी चाहिए जो अर्बन एरिया में है, और अगर हम ये सारी सुविधाएं दे पाते हैं तो वी कैन स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। तो जो प्रेशर है वो कम होगा, स्लम्स वगैरह जो होंगे वो नहीं बनेंगे, है ना, और अर्बन एरिया के ऊपर प्रेशर कम होगा तो वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स टू द प्रोलिफरेशन ऑफ लंदन एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड? सो कैनाल वाला जो वीडियो बनाया था, उस कैनाल वाले वीडियो में याद होगा आपको कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर एक तरीके से, मतलब यही इसी के थीम वाली चीज जो हमने डिस्कस भी करी थी। तो जैसे जैसे कैनाल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, बेसिकली दे वर मेड ऑन द रिवर्स, ठीक है। और रिवर्स के साथ क्या खास चीज होती थी? कनेक्टिविटी। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो शहर थे उनकी कनेक्टिविटी को ही इंश्योर करता था। अभी देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ब्रिटेन में, इसीलिए तो डिबेट शुरू हुई। लास्ट जो टॉपिक है आपका द डिबेट ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो इसी फैक्टर को पॉइंट आउट करता ही था कि कुछ गिने चुने शहर हैं, लंदन हो गया आपका, मैनचेस्टर हो गया आपका, लिवरपूल हो गया आपका, बर्मिंघम हो गया आपका, मतलब कुछ गिने चुने ऐसे शहर हैं जहां पर आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो पीक पर पहुंचा। बाकी रेस्ट ऑफ द इंग्लैंड वाज अनटच्ड। ऐसा नहीं था कि पूरे इंग्लैंड में इक्वली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। तो इन शहरों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने का रीजन क्या था? अब जैसे मैं अगर बात कर रहा हूं यहाँ पे लंदन की, ठीक है, तो जब लंदन की बात कर रहा हूं तो थेम्स नदी के आसपास स्थित है, थेम्स नदी के किनारे पे स्थित है। अब यहां पर क्या है कि बहुत सारी रिवर्स की कनेक्टिविटी थी। जब रिवर्स की कनेक्टिविटी थी तो जितना भी रॉ मटेरियल होता था ये इजीली आ जाता था, और रॉ मटेरियल के साथ में मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट है तो उसके लिए रॉ मटेरियल के साथ साथ सेलिंग का मार्केट भी क्रिएट होगा। तो अब क्या होता था कि पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, या मैं कहूँ कि अलग अलग सेंटर्स से यहाँ पर जो मर्चेंट्स होते थे वो आते थे और ट्रेड करते थे। तो ये एक बड़े मार्केट प्लेस के तौर पर डेवलप होती चली गई। तो यही कारण था कि रिवर्स जो है उन्होंने हेल्प करी कि गुड्स का मूवमेंट होगा तेजी से। देखो, गुड्स का मूवमेंट तेजी से हुआ, और जब गुड्स का मूवमेंट तेजी से होगा तो वो मार्केट के तौर पर डेवलप होके शो होगा। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। अगला क्वेश्चन करा, व्हाट डू यू मीन बाय कोस्टर्स? अब ये कोस्टर्स क्या होते थे भाई? तो देखो, कोस्टर्स आपने पढ़ रखा है, बहुत बड़े बड़े शिप्स होते थे। अब एग्जैक्टली वो शिप मैं भले ना बना पाऊँ, लेकिन ठीक है ना, अब ये कुछ और ही बन गया, ठीक है। तो मतलब बहुत बड़े लेवल के जो होते थे वो शिप्स होते थे, ठीक है ना। और ये जो बड़े लेवल के शिप्स होते थे, इनमें आपने देखा होगा कि बाकायदा वो सारी चीज़ें लगी रहती थी। अब ये नाव भले बन गई हो, लेकिन मतलब कुल मिला के ऐसे शिप्स ही होते थे, ठीक है। वो पूरा आपका वो कपड़ा वपड़ा वो सब पूरा जो है ना, जो नावों में बड़े कोस्टर्स में लगती थी। तो बेसिकली कोस्टर्स नाम ही समझ लो, चित्र की जरूरत नहीं है। तो कोस्टर्स वर द शिप्स, ये बेसिकली बहुत बड़े बड़े जहाज होते थे, ठीक है ना। और नाम ही है कोस्टर्स, यानी कोस्ट पर, यानी तटों पर रहते थे, सी शोर पर रहते थे, समुद्र के तटों पर रहते थे। और समुद्र के तटों पर रहते थे तो बहुत आसानी से क्या होता था कि जो भी, अब जैसे मान लो ये मैं कह दूं एक ज़मीन का क्षेत्र हो गया, है ना, इंडेंटेड, मतलब ऐसा समुद्री तट हमेशा कटे फटे होते हैं। अब यहाँ पर मान लो कोई जहाज़ जो है वो एंकरिंग किया गया है या कोई कोस्टर लगाया गया है,
तो कोस्टर का मतलब तट पे रहेगा ही। अब यहाँ से आसानी से आपको जो भी सामान है उसकी लोडिंग करो अब जहाज़ में, और इसके बाद इस जहाज़ को आप जहाँ भी लेके जाना है, इंडिया की तरफ लेके जाना है, ठीक है, अमेरिका की तरफ लेके जाना है, जहाँ भी लेके जाना है उसको लेके जाइए और ट्रेड की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करिए। तो कोस्टर्स बेसिकली क्या होते थे, शिप्स होते थे जो कि लाइन लगा के रखते थे, ठीक है, ऑन द लिमिट्स ऑफ शोर यानी सी शोर यानी समुद्र के किनारों पर। क्लियर है। राइट द यूज ऑफ द, अब देखो हमने यूज पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया एक तरीके से, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं अननेसेसरी उसको एक्सप्लेन करने का। लोडिंग कार्गो, मैंने कहा ना लोड करना सामान को, तो जो भी गुड्स या कार्गो आपको ट्रांसपोर्ट करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, आप उसको सीधा यहाँ पे क्या करो, लोड कर दो। तो कोस्टर्स वर बेसिकली द कोस्टल शिप्स, वो तटवर्ती इलाकों में तैनात रहते थे हमेशा और सामानों के आवागमन के लिए ये आपको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, या कह दो कि आपको हेल्प कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। हु वाज थॉमस न्यूकॉमन? तो याद होगा आपको जेम्स वॉट ने एक इंजन जो है उसको आगे और रिफाइन किया था। तो ये जो इंजन है बेसिकली किसने बनाया था? थॉमस न्यूकॉमन ने बनाया था। सो थॉमस न्यूकॉमन वाज द पर्सन हु डिजाइन्ड द स्टीम इंजन। स्टीम इंजन को सबसे पहले इन्होंने बनाया ही था, और इसके बाद स्टीम इंजन को जब इन्होंने 1712 में बनाए तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिन प्रॉब्लम्स को बाद में जेम्स वॉट जो है वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। और आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ लेटेंट हीट वाला मामला आ रहा था, है ना, उस लेटेंट हीट के मामले को इन्होंने कंडेंसर लगा के जो है वो रोका था, जिसकी वजह से इसका जो बॉयलर था वो बस्ट आउट हो जा रहा था, तो बॉयलर बस्ट आउट नहीं हो रहा था। और यही रीजन था कि बाद में स्टीम इंजन जो है वो एक बहुत बड़े प्राइम मूवर के तौर पर एस्टैब्लिश हो जाएगा और बड़े ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने में सक्सेसफुल होगा। तो थॉमस न्यूकॉमन वाज द पर्सन जिन्होंने सबसे पहले स्टीम इंजन को क्या करा, डिजाइन करा। अगले क्वेश्चन में बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वर द सोशल इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन द इंग्लैंड। ठीक है ना, देखो सोशल इफेक्ट की बात हो रही है, यानी किस तरीके से सोसाइटी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंपैक्ट किया। तो अगर आप बात करोगे तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सबसे पहली चीज जो हुई वो हुई माइग्रेशन। माइग्रेशन कैसे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान आपके अर्बन एरियाज, अर्बनाइजेशंस जो है वो बढ़ने शुरू हो गए। अर्बन एरिया में माइग्रेशन हुआ रूरल पॉपुलेशन का। रूरल पॉपुलेशन तेजी से कहां माइग्रेट करनी शुरू होगी, अर्बनाइज एरिया की तरफ माइग्रेट करना शुरू होगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? सबसे पहले तो पॉपुलेशन बढ़ी, या मैं अगर इसको और बेसिक से शुरू कर दूं तो बेसिक से आप कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई कहां से, आपके एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से। और जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन में ग्रोथ होनी शुरू हुई। पॉपुलेशन में ग्रोथ होनी शुरू हुई, ये पॉपुलेशन अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करना शुरू करेगी। मतलब कुल मिला के बेस यहीं से शुरू होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन भी जो पूछ रहा है उसमें अगर आप देखोगे, ट्रेस करोगे तो रूट कॉज तो यही निकलेगा ही। तो अर्बन एरिया में ये लोग पहुंचना शुरू करेंगे। क्लियर है? अब अर्बन एरिया में पॉपुलेशन जो है वो तेज होनी शुरू हो जाएगी, ये ओवर पॉपुलेटेड होना शुरू हो जाएंगे, ओवर पॉपुलेटेड होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शहरों की कैपेसिटी लिमिटेड थी, लेकिन जब अर्बन एरिया से माइग्रेट करना शुरू करेंगे तो वहां पर रहने की प्रॉपर जो कंडीशंस हैं वो नहीं अवेलेबल हैं, तो ये लोग स्लम एरिया में रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, या फिर फैक्ट्री के आसपास जो है वो अपने रेसिडेंट्स बनाएंगे और 15-15 घंटे 16 घंटे जब काम करेंगे तो अब घर ये लगेगा कि भाई सोने के लिए जगह मिल जाए बस हो गया, है कि नहीं, हमें कोई प्रॉपर रहने के लिए बहुत ज़्यादा वेल एमिनिटी वाला एरिया चाहिए भी नहीं। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि स्लम्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया, स्लम बनने शुरू हो गए आपके, खासकर इंडस्ट्रीज के एडजेसेंट जो एरियाज होते थे वहां बहुत बड़े लेवल पर स्लम बनने शुरू हो गए। दूसरा, अब पूरा का पूरा परिवार तो गांव से मूव करेगा नहीं, तो ठीक है, न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेडिशन बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? पूरा परिवार नहीं मूव कर पाएगा, आपको रूरल एरिया में भी फैमिली तो कुछ ना कुछ रहेगी। तो यहां पर एक न्यूक्लियर फैमिली आता था, मान लो एक पर्सन आया, उसके साथ में उसकी वाइफ आ गई, उसके बेटे आ गए, या उसकी वाइफ आ गई, बाद में उसका परिवार बढ़ गया आगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर फैमिलीज का प्रचलन जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, है ना। डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड फैमिली नॉर्म्स, तो पुराने जो फैमिली नॉर्म्स होते थे उनका डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया। क्लियर है? अब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे फिर आगे देखोगे आपका एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये अर्बनाइज जोन में आए हैं, इनको लग रहा है कि इनका लाइवलीहुड बेटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें,
मेल पर्सन की इनकम सफिशिएंट नहीं होती थी, इसलिए फीमेल्स भी काम करना शुरू करेंगी और कई बार फिर बाद में चिल्ड्रंस भी काम करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो चीपली अवेलेबल हो जाते थे, लो वेजेस पे काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो बल्कि फैक्ट्री ओनर्स जो है वो इन्हीं को प्रेफर भी करेंगे। तो कुल मिला के जो सोशल इफेक्ट की बात करोगे तो जो सोशल फैब्रिक है इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने। सोशल फैब्रिक जो है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंजेस द फार्मिंग टेक्निक। अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ये पहले भी हमने डिस्कशन किया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे हिस्टोरियंस के द्वारा चैलेंज किया जा चुका है कि इसमें रेवोल्यूशन वर्ड जो है अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, बट रेवोल्यूशन शुड नॉट बी देयर बिकॉज देयर वाज अ ग्रेजुअल शिफ्ट इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो ऐसा नहीं था कि इसके पहले फैक्ट्रीज नहीं थी, ऐसा नहीं था कि इसके पहले इंडस्ट्री ना रही होंगी कभी। अगर आप 15-16 सेंचुरी यूरोप की बात करोगे, जब यूरोप में बल्कि रेनेसांस वगैरह हो रहा था, पुनर्जागरण हो रहा था, उस दौरान भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं, मिडिल क्लास की ग्रोथ हो रही थी, ट्रेड का जो है प्रॉस्पेरिटी हो रहा था, ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वो याद करो जब पिछले चैप्टर में ब्लैक डेथ वगैरह वाला चीज़ डिस्कस किया था पूरा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कैसे फार्मिंग टेक्निक्स को चेंज करेगा, तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई और इंडस्ट्रीज धीरे धीरे विकसित होनी शुरू हो गई, तो उन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड को कैसे इंपैक्ट करा, क्या पॉजिटिव चेंजेस आए फार्मिंग के फील्ड में, फार्मिंग टेक्निक में। पुराने समय में जो वुडन प्लाउ इस्तेमाल होता था, ये वुडन प्लाउ उतना इफेक्टिव नहीं था, तो अर्थ की जो सरफेस होती थी उसको वो बहुत इफेक्टिव लेवल पर स्क्रैच नहीं करता था। तो अभी क्या हुआ कि इसने बड़े लेवल पर उसको स्क्रैच करना शुरू कर दिया, और जब बड़े अब स्टील प्लाउ बन गया। स्टील प्लाउ थोड़ा सा क्या है, हार्ड सरफेस, या मैं कहूं उसको थोड़ा सा ज्यादा डीपली उसके अंदर तक स्क्रैच करेगा उसको, जिससे जो अर्थ के न्यूट्रिएंट्स हैं, अर्थ के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तेजी से नीचे से बाहर आ जाएंगे। क्लियर है? अब जब तेजी से नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे वो न्यूट्रिएंट्स, तो जब आप बीज उसके ऊपर डालोगे तो उसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और प्रोडक्टिविटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से बेसिकली आपका जो वुडन प्लाउ है, जब वो स्विच हुआ, जब वो रिप्लेस हुआ स्टील प्लाउ के द्वारा, तो उसने क्या किया, फाइनली प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया। फॉर सोइंग सीड्स, अब बीज बोने के लिए शुरुआत में बहुत मैनुअल प्रोसेस होती थी, आप हाथ में लेके और उसको ऐसे छिड़कते चले जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे बीज बोने की जो टेक्निक्स हैं उसमें भी बड़े लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं। कैसे? मैकेनिकल ड्रिल का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो जब मैकेनिकल ड्रिल का इस्तेमाल होना शुरू हो गया तो इक्वली जो है यूनिफॉर्म वे में सीड्स जो होते थे वो बोए जा सकते थे। अब ये चीज़ भी आगे जाके और फायदा पहुंचाएगी इनको, वेस्टेज कुछ नहीं होने वाला है। फॉर हार्वेस्टिंग मैकेनिकल थ्रेशर वेयर यूज्ड, शुरुआत में पूरा हार्वेस्टिंग, पूरी फसल को काटने से लेके उसकी हार्वेस्टिंग और उसके एंड पॉइंट तक पहुंचने में पूरा मैनुअल काम होता था। सारे के सारे जो ह्यूमन फोर्सेस होते थे, ह्यूमन रिसोर्स होते थे, वही यूटिलाइज होते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया यहाँ पे, तो थ्रेशर्स वगैरह आ गए और अब बल्क लेवल पर बहुत कम इंसान उसमें इन्वॉल्व होकर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते थे। तो कुल मिला के जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं, इसमें जैसे जैसे इंडस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट हुआ या नई मशीन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो वो एग्रीकल्चर को और आगे लेके जाएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह सकते हैं आप को मैटेरियलाइज करेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े तो क्या कह रहा, व्हाट वर द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो, जरूरी नहीं कि हर एक जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट से देखा जाए, दोनों चीजें हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में, आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं और बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट है, लेकिन उसी लॉन्ग टर्म में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हैं। दुनिया में मॉडर्नाइजेशन ही नहीं बढ़ता अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होता तो, या आज जिस आधुनिक समय में हम जी रहे हैं, जिस मशीन युग में हम जी रहे हैं, वो मशीन युग आता ही नहीं शायद, या फिर आता तो और डिले हो सकता था, बहुत समय लग सकता था। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको जानना चाहिए। जैसे सबसे पहला, इट हेल्प पीपल इन मीटिंग देयर प्राइमरी नीड्स। सबसे पहले तो उसने क्या किया कि लोगों की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जो प्राइमरी नीड्स हैं, इनको फुलफिल करने में हेल्प किया। अभी देखो, शुरुआत में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान लोगों ने काम करना शुरू किया तो सबसे पहले तो उनको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन इन चैलेंजेस के साथ में खास चीज़ ये थी कि धीरे धीरे रिफॉर्म्स भी तो आए, और जब रिफॉर्म्स आए तो उनकी जो इनकम होती थी, इनकम भले वो इनसफिशिएंट है, लेकिन एटलीस्ट रूरल लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट में रहने और अनएम्प्लॉयमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टॉलरेट करने से तो बेटर है कि आप कम से कम अपनी बेसिक नीड को पूरा करो, शहर में आके बस जाओ।
तो उनकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं थी भोजन की, एटलीस्ट ब्रेड अर्न करने की, वो पूरी हो रही थी यहाँ पे। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया था यूरोप में, स्पेशली इंग्लैंड में। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया, ब्रिज किया, इसको ब्रिज किया, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा। जब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा तो और बड़े तेजी से लोगों का माइग्रेशन होगा फिर, क्लियर है। तो अर्बनाइजेशन की प्रोसेस भी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा शहरीकरण बढ़ा, ठीक है ना। became easy and interesting, life became easy and interesting। how life became easy and interesting in the long run। अब आप ये लंबे समय, ये वाला पॉइंट जो है वो लंबे समय के लिए आप करेक्ट करो इसमें। तो शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर रिफॉर्म्स आने शुरू हो गए, धीरे धीरे फिर सुधार आने शुरू हो गए, रिफॉर्म्स आने शुरू हो गए। और इन रिफॉर्म्स के द्वारा फिर क्या हुआ, जब प्रोटेस्ट हुए और रिफॉर्म हुआ तो चिल्ड्रंस हो गए, वुमेन्स हो गए और आपके इवन मेल्स हो गए, इनके जो काम करने के आवर्स होते थे ये डेफिनेट कर दिए गए, निश्चित कर दिए गए कि भाई आप इतने समय तक काम करेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर वेजेस मिलने लग गए इन लोगों को। जब प्रॉपर वेजेस मिलने लग गए तो खास बात ये हुई कि अब एटलीस्ट ये क्या कर सकते थे, एक स्पेसिफिक टाइम तक काम कर सकते थे और अपने उस वेजेस को, उनको जो पैसा मिल रहा है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते थे, क्लियर है। तो धीरे धीरे एक लंबे समय में एक लाइफ का जो पैटर्न है वो सेट हो गया कि चलो बचा हुआ जो समय है उसमें हम थोड़ा एंटरटेन की एक्टिविटीज कर लेते हैं, अपने आप को एंटरटेन कर लेते हैं। जो कुछ भी थोड़ा अमाउंट बच भी गया है, कुछ फाइनेंस बचा हुआ है, कुछ पैसा बचा हुआ है, उसको अपनी लाइफ की सेविंग या दूसरे गोल्स को अचीव करने में लगा सकते हैं। तो एक लंबे रन में लाइफ ईजी हो गई। रूरल एरिया की तुलना में जीवन जो है शहर का, सिर्फ आप काम करें, आएँ और जो भी आपको इनकम हो रही है उस इनकम को यूटिलाइज करें तो आपके लाइफ के स्टैंडर्ड्स जो है वो ऊंचे होते चले जाएंगे। तो जीवन थोड़ा सा सरल हो गया यहाँ पे और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ज़्यादा हो गया, है ना। डाइवर्सिटीज आ गई लाइफ में, क्योंकि शहर में बहुत सारी सुविधाएं होती थी जिन सुविधाओं को ये लोग प्रयोग कर सकते थे, ठीक है। लेबर क्लास आपका। व्हाट वाज इनिशियली यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। अब देखो थोड़ा सा अभी आगे चले गए थे, आगे से फिर हम पीछे आ गए थोड़ा सा। तो शुरुआत में जब आयरन की स्मेल्टिंग शुरू हुई थी तो आयरन की स्मेल्टिंग के दौरान किस चीज का इस्तेमाल किया गया था, चारकोल का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। चारकोल वॉज इनिशियली यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। और चारकोल के अपने कुछ लिमिटेशंस थे, चारकोल के अपने कुछ प्रॉब्लम्स थे, चारकोल के अपने कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशन क्या थे, जैसे सबसे पहले एक हाई टेम्परेचर अचीव नहीं कर पाता था चारकोल, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर अचीव नहीं कर पाता था चारकोल। तो एक तो प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरी चीज इम्प्योरिटीज आती थी इसमें, ठीक है, तो इम्प्योरिटीज रहती थी चारकोल में, तो ये इम्प्योरिटीज जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, क्लियर। इसके बाद अवेलेबिलिटी का एक प्रॉब्लम था चारकोल को लेके, ठीक है, अवेलेबिलिटी का एक प्रॉब्लम था चारकोल को लेके। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी चारकोल की। और आपको पता है अब्राहम डार्बी हमारा फर्स्ट डार्बी, तो जो फर्स्ट डार्बी है जिन्हें हम आयरन मास्टर्स कहते थे, यही अब्राहम डार्बी, ठीक है ना, आयरन मास्टर्स। क्यों आयरन मास्टर्स कहते थे, क्योंकि ये पीढ़ियों से, जनरेशन से आयरन के फील्ड में काम कर रहे थे, है ना, आयरन की स्मेल्टिंग का काम कर रहे थे। लेकिन शुरुआत में चारकोल का इस्तेमाल होता था। अब चारकोल में प्रॉब्लम थी तो अब्राहम डार्बी ने फिर क्या किया, कोल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। और जब कोल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो स्मेल्टिंग की प्रोसेस क्या हो गई, और आसान बन गई, ध्यान रखिएगा, क्लियर, बहुत ईजी हो गई और अच्छी क्वालिटी का जो आयरन है वो स्मेल्ट होकर आने लग गया। उसके बाद तो फिर और प्रोसेसेस आगे बढ़ी ना, जैसे फर्स्ट डार्बी ने तो सिर्फ कोक का इस्तेमाल किया, लेकिन सेकंड डार्बी और थर्ड डार्बी उसको और आगे लेके जाएंगे, रोट आयरन तक। रोट आयरन के बाद फिर आप देख रहे हो आयरन के ब्रिजेस और बाकी के डेली यूज के जो इक्विपमेंट्स हैं वो बनाने शुरू कर दिए। ये सब स्मेल्टिंग की वजह से हो पाया। चलिए, क्योंकि सॉलिड जो मेटल है, ड्यूरेबल मेटल है, वो अचीव होने लग गई। विच एरिया वॉज कॉल्ड द आयरन ब्रिज, ठीक है। सो देखो ये उसी की बात है, ठीक है। आयरन ब्रिज का क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो जहां पर आपकी नदी बहती थी यहाँ पे, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सेवन। सेवन नदी थी एक आपकी, यहां पर आपका जो थर्ड डार्बी है, ठीक है, जो थर्ड डार्बी है इस जनरेशन का, जो लास्ट मतलब रिफॉर्म्स वाली जो जनरेशन है डार्बी फैमिली की, उसका जो सबसे यंगेस्ट है, जो थर्ड डार्बी है, इसी ने कोल ब्रुकडेल नाम की एक जगह है, ठीक है, ये डार्बी शायर के पास में ही है। डार्बी शायर मतलब जहाँ पे डार्बी लोग रहते थे, वो पूरा एरिया डार्बी शायर के नाम से जाना जाता था। तो वहीं पे एक पर्टिकुलर एरिया था जिसका नाम था कोल ब्रुकडेल, और उसी रिवर के ऊपर, इसी कोल ब्रुकडेल नाम के जगह पर एक नदी बहती थी जिसका नाम था रिवर सेवन। अब इसी नदी के ऊपर थर्ड डार्बी ने आयरन का ब्रिज बनाया था, क्लियर है, जिसे आप कहते हैं
आयरन ब्रिज एरिया। अब ये आज की डेट में अभी भी ये गांव या पर्टिकुलर एरिया जो है वो आयरन ब्रिज के नाम से फेमस ही है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली आयरन की ब्रिज बनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राइट 2 फीचर्स ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। आपको ब्रिटेन की जो कपास उद्योग है, ब्रिटेन की जो कॉटन इंडस्ट्री है, उसके बारे में यहाँ पे बात करनी है। उसके 2 फीचर्स लिखने हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात, जो कॉटन इंडस्ट्री है ब्रिटेन की, ये अपने आप ग्रो नहीं कर रही है, इसके पीछे बहुत बड़े ड्राइविंग फोर्सेस हैं। कौन कौन से ड्राइविंग फोर्सेस है? सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है रॉ मटेरियल का। देखो, आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ब्रिटेन जैसी जगह जहां पर कॉटन का एक ढेला नहीं हो रहा है, कॉटन कहां प्रोड्यूस हो रहा है ब्रिटेन में, लेकिन कॉटन बिना प्रोड्यूस हुए ब्रिटिश लोग इतनी बड़ी कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल वॉज सफिशिएंटली अवेलेबल। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉलोनीज थी, है ना, नॉर्थ अमेरिका हो गया आपका, तो एक तो नॉर्थ अमेरिका और दूसरा इंडिया, है ना। तो नॉर्थ अमेरिका को भी एक तरीके से कॉलोनाइज ही किया हुआ था इन लोगों ने। जो अमेरिका है वो कॉलोनी थी ब्रिटेन की, ठीक है, वो तो बाद में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद पूरी तरह से आज़ाद हो गए ये लोग। और इंडिया में भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठा के गुलाम बना लिया, है ना। और यहाँ पर कॉटन की अवेलेबिलिटी है ही खासी, तो ये कॉटन जो होता था, यही कॉटन रॉ मटेरियल जो होता था, ये ब्रिटिश लोग क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे। और जब इंपोर्ट करते थे तो उसको लेके आते थे। अब शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस पे करने पड़ते थे इन लोगों को, लेकिन बाद में जैसे जैसे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ती गई और ब्रिटिशर्स ने इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करके एक अपना एक स्थान बना लिया, अपनी एक जगह बना ली वहाँ पे, और अपने आप को पॉलिटिकल इस्टेब्लिश कर दिया, तो फिर ये कॉस्ट उनकी बहुत कम हो गई, क्योंकि वही सरकार, उन्हीं के हाथ में सारे संसाधन। ठीक है, तो रॉ कॉटन जो होता था वो इंपोर्ट करके लेके आते थे कंट्रीज जैसे कि इंडिया, नॉर्थ अमेरिका से, क्लियर है। और यहाँ पर इसके बाद उसको फैक्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता था, और फैक्ट्रीज में प्रोसेस करने के बाद फिर फिनिश गुड्स जो होता था वो इन्हीं देशों में बेचे भी जाते थे। तो है ना, एक मार्केट की तरह भी सर्व करते थे, कंज्यूमर की तरह भी सर्व करते थे कॉलोनी के लोग इनके। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये हो गया। तो मार्केट फॉर फिनिश गुड्स एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ये दोनों चीजें यहाँ पे। अच्छा, फिनिश गुड्स तो एक और भी कई जगह भी बेचते थे, पर भारत में भी बेचते थे। मैन्युफैक्चरिंग बिकेम चीप, क्लियर है। दूसरा, जैसे जैसे ये प्रक्रिया होने लग गई वैसे वैसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग और चीप होने लगी और सस्ती होने लगी, क्योंकि अब पहले तो इंपोर्ट करने में कॉस्ट बढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे पॉलिटिकल सेटलमेंट हो गया वैसे वैसे इंपोर्ट की कॉस्ट भी कम होती चली गई। जब इंपोर्ट की कॉस्ट और कम होती चली गई तो जो प्रोडक्शन होगा वो कम रेट पर होगा। जब कम रेट पर होगा तो आपको सेल भी तो कम रेट पे करेंगे, तो भले सेल वो ज़्यादा रेट पे करे प्रॉफिट ज़्यादा ज़्यादा कमाने के लिए, वो तो एक जस्ट प्रोडक्टिविटी निकालने या प्रॉफिट मुनाफा कमाने का एक डायमेंशन हो गया। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है तो सस्ती हो ही रही है, जो लागत आ रही है बेसिकली, ठीक है, वो जो लागत आ रही है बेसिकली वो लागत तो कम है ही सही। ठीक है, तो कॉस्ट यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विच मशीन वाज डिवाइस्ड टू बी यूज्ड बाय चाइल्ड वर्कर्स। जो यंगस्टर्स होते थे, जो बहुत यंग होते थे, जो चाइल्ड वर्कर्स होते थे, उनके लिए मशीन डिवाइस की गई थी स्पिनिंग जेनी। क्यों? ये अंग्रेजी में स्पिंस्टर वर्ड आया है ज़्यादातर, है ना, तो स्पिंस्टर शब्द का इस्तेमाल जो है वो उनके लिए किया गया है जो अनमैरिड गर्ल्स होती थी। ठीक है, तो अनमैरिड जो गर्ल्स होती थी इनको ज़्यादातर, अब घर में कोई काम धाम ज़्यादा है नहीं तो इनको क्या है, स्पिनिंग का काम दे दिया जाता था। अब एक घंटों बैठ के स्पिनिंग करती रहती थी, ठीक है, यार्न बनाने के लिए। ठीक है, अब यार्न बनाने के लिए स्पिनिंग करती रहती थी। अब उधर बैठे हुए हमारे जो मेल हैं वो बैठे हुए हैं कि कब ये स्पिनिंग करके लेके आएंगे तो हम उसमें विविंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दिनों दिन लग जाते थे क्योंकि बल्क में कॉटन होता था जिसको स्पिन करना होता था। तो इसी की सुविधा के लिए कि ये काम फास्ट हो जाए, ये काम बहुत स्पीडी मैनर में हो जाए, स्पिनिंग जेनी का फॉर्मेशन किया गया, ये स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन किया गया, ये डिवाइस बनाई गई। और एक इनके लिए बनाई गई थी बेसिकली, तो जब भी अगर आपको पता चले या जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको आसानी से लिख देना है सिंपली कि, या मान लो उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्पिनिंग जेनी वॉज मेड फॉर, ठीक है, विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो चिल्ड्रन एंड स्पेशली द चिल्ड्रन वर्कर्स, या फिर सीधे सीधे इसी तरीके से अगर आपको मिलता है तो फिर आप स्पिनिंग जेनी का नाम लिख सकते हैं। तो या तो मशीन का नाम पूछ के सेक्शन पूछ सकता है, या फिर सेक्शन का नाम पूछ के मशीन का नाम पूछ सकता है आपसे, तो दोनों जगह पर आपको ध्यान रखना है, रिलेट करना है उसको। व्हाट वर द कंडीशंस दैट लेड टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब
पूरी कहानी है वो पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूम ही रही है ना। कई बार रिपीटिशन हो गया एक तरीके से, तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, वही सारी चीजें। रैपिड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन की प्रोसेस है, इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो जो कैपिटलिज्म की थ्योरी है, कैपिटल फॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा पूंजी या प्रॉफिट कमाने की जो टेंडेंसी है, ये लोगों को उद्योगों की तरफ, इंडस्ट्रीज की तरफ या बल्क प्रोडक्शन की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ या बल्क प्रोडक्शन की तरफ लेके जाएगी। अदरवाइज घर में प्रोडक्शन हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट उस लेवल पर नहीं हो रहा था और कॉस्ट भी बढ़ रही थी। तो अब लागत जो है वो कम हो, फायदा मुनाफा ज्यादा हो। तो सबसे पहले तो कैपिटल फॉर्मेशन, लोगों के दिमाग में जो ज्यादा से ज्यादा पूंजी बनाने का या कैपिटल फॉर्मेशन का जो आइडिया आया, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को क्या है, ट्रिगर करेगा। वो सबसे पहले ट्रिगर करेगा इसको। दूसरी चीज है इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन, यानी जो नई नई मशीनें आपकी बननी शुरू हुई। क्लियर है, तो नई मशीन्स की वजह से क्या हुआ, स्पीड अप हो गई प्रोसेस। ये पूरी प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो गई। क्लियर है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जैसे मशीन्स बनी वैसे वैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, और जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी वैसे वैसे और ज्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया गया बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। क्लियर है, लोन लिए गए, लोन को नए नए इन्वेंशंस के लिए फंड किया गया, नए इन्वेंशन से और फाइन मशीनरी बनती चली गई। नई फाइन मशीनरी जो है वो और बड़े लेवल पर आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रही थी, फंड कर रही थी। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को क्या कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़े, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ, व्हेन वाज कॉर्न लॉ पास, यहां पे आ रही है। सो व्हेन वाज कॉर्न लॉ पास इन ब्रिटेन एंड व्हाट वाज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि ब्रिटेन में जो कॉर्न लॉ है ये कब पास हुआ और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। देखो, तो ब्रिटेन में जो कॉर्न लॉ है वो पास किया गया 1815 में। अब बेसिकली इसका नाम क्यों कॉर्न, तो कॉर्न से मतलब ये सिर्फ कॉर्न से रिलेटेड नहीं था, ध्यान रखिएगा। कॉर्न लॉ क्योंकि वहां पर इस समय खाने की जो कीमतें थी, ठीक है, 1815 ये वो समय है ना जब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वॉर चल रही है, याद करो। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वॉर चल रही है, तो जिसकी वजह से आपके यहाँ प्रोडक्शन भी रुका हुआ है, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, जो लोग काम करते थे फैक्ट्रीज में वॉर लड़ने के लिए गए हुए हैं, है ना, जिसकी वजह से फूड आइटम्स की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। अब ऐसे में जो सस्ता भोजन है, तो कुछ लोग थे बदमाश लोग जो नहीं चाहते थे कि सस्ता भोजन आए, इंपोर्ट हो, क्योंकि अगर आएगा तो जो हमें फायदा मिल रहा है थोड़ा बहुत भी इस युद्ध के समय भी वो भी नहीं होगा। तो ये प्रॉफिट मेंटालिटी जो है वो बहुत मतलब एक बुरी स्थिति क्रिएट कर रही थी वहां पे, जिसकी वजह से पार्लियामेंट को फोर्स में आके, मतलब पार्लियामेंट इन्हीं को सपोर्ट कर रही है कि भाई अब पार्लियामेंट में वही तो लोग हैं, तो कॉर्न लॉ पास किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव यही था, टू इंपोज बैन ऑन द इंपोर्ट ऑफ चीपर फूड, कि भाई सस्ता भोजन या सस्ता फूड आइटम जो है वो ना आए, क्योंकि अगर वो आएगा तो यहां पर जो फूड आइटम्स अवेलेबल हैं उनके प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। ठीक है, चलो, व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूडिज्म। सो जनरल नेट ल्यूड का नाम आपने सुना है, बाकायदा प्रोटेस्ट मूवमेंट, हमने डिटेल में वीडियोस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो ल्यूडिज्म क्या है, एक मूवमेंट था बेसिकली। ये एक जनरल जो ल्यूड है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है प्रोटेस्ट मूवमेंट के दौरान। ब्रिटेन में जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, जनरल नेट ल्यूड, क्योंकि इसने आगे जाके ना सिर्फ प्रोटेस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करा, बल्कि कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि सोशल रिफॉर्म वाले इनिशिएटिव लेगा, कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्म वाले इनिशिएटिव लेगा जो कि आपको कह सकते हो कि ब्रिटेन में लेबर्स की जो कंडीशन है उसको इंप्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्लियर है, जैसे मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, ठीक है ना, और जो वुमेन्स के और चिल्ड्रंस के काम करने का तरीका है उसमें प्रॉपर कंट्रोल हो, लंबे वर्किंग आवर्स नहीं होने चाहिए, बच्चों के लिए प्रॉपर कंडीशन हो, उनको पनिशमेंट्स ना दिया जाए, उनके काम करने के घंटे और कम किए जाएं। ठीक है, लेबर यूनियन फॉर्म करने की आज़ादी हो, ट्रेड यूनियन फॉर्म करने की आज़ादी हो। ठीक है, और ताकि ये लोग जब ट्रेड यूनियन फॉर्म होगी तो क्या है, अपनी डिमांड्स को लीगली रख सकेंगे ना, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक तरीके से लेबर वेलफेयर के लिए काम करती है। तो ये बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस थे जो ल्यूडिज्म मूवमेंट के थ्रू रिफ्लेक्ट होंगे आपके ब्रिटेन में।
ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो राइट एनी टू प्रोविजंस ईच ऑफ फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1819। 1819 का जो फैक्ट्री एक्ट आया था, ठीक है, इसमें क्या हुआ था इसमें जो 9 साल के बच्चे थे उनको काम में ना लगाने की बात की गई थी। 9 साल के उम्र के कम बच्चों को काम में न लगाने की बात की गई थी, ठीक है, और वर्किंग आवर्स को 16 से 12 करने की बात की गई थी। ये 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए थे। फिर बाद में और रिफॉर्म्स किए गए 1833 के एक्ट में, जिसमें कहा गया कि जो बच्चे हैं 13 से 17 साल के बच्चे हैं, इनको 10 घंटे से ज़्यादा काम में नहीं फोर्स करेंगे, आपके ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है ना। और इंस्पेक्टर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स को रिक्रूट किया जाएगा ताकि ये फैक्ट्रीज में वर्किंग कंडीशंस को क्या करें, ऑब्जर्व करें, इंस्पेक्ट करें। क्लियर है? तो ये 2 चीजें होंगी। हु रोट द नॉवेल हार्ड टाइम्स, ठीक है, तो चार्ल्स डिकेंस, ये बहुत बड़े इंग्लिश के स्कॉलर हैं, इंग्लिश स्कॉलर हैं, जिन्होंने हार्ड टाइम्स नाम से बुक लिखी है। और इस बुक का जो थीम है वो ये बताना है कि इंग्लैंड में कितनी वर्स्ट वर्किंग कंडीशन में काम करते थे वहां के लेबर। व्हेन एंड वेयर वाज कॉम्बिनेशन एक्ट इनएक्टेड, ठीक है। अब इसका एम क्या था? तो जैसे जैसे ब्रिटेन में प्रोटेस्ट मूवमेंट बढ़ेंगे, ध्यान रखना, जैसे जैसे प्रोटेस्ट मूवमेंट बढ़ेगा ब्रिटेन में, वैसे वैसे उसको कर्ब करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या लेके आएगी, कॉम्बिनेशन एक्ट लेके आएगी। ध्यान रखिएगा, तो कॉम्बिनेशन नाम ही है कॉम्बिनेशन, क्योंकि बहुत सारे एक्ट साथ में थे। तो 1799 से लेकर 1800 के बीच का जो समय है 1 साल का, इस दौरान कई सारे एक्ट पास किए गए, जिसका काम क्या था, जिसका काम ये था या जिसका उद्देश्य ये था कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इन पर बैन या इन पर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करना, ठीक है ना। ट्रेड यूनियन फॉर्म हो रही हैं तो इनको बैन करना, प्रोटेस्ट मूवमेंट ना करना, 50 से ज़्यादा लोगों की जो भीड़ इकट्ठी हो रही है इसको इंपोज कर, इसको बैन करना, इसमें बैन इंपोज करना। तो कुल मिला के जो प्रोटेस्ट मूवमेंट थे, इन प्रोटेस्ट मूवमेंट को बैन करने के लिए आपके कॉम्बिनेशन एक्ट्स लाए गए थे। फैक्ट्री सिस्टम से आपका क्या मतलब है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट फैक्ट्री सिस्टम, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी चीज है भाई, जो काम डोमेस्टिक लेवल पर होता था, जो काम लोकल लेवल पर होता था, यही काम बल्क में कमर्शियल वे में होने लगा, इसी को आपने फैक्ट्री कह दिया, ठीक है। अर्लियर द वर्क वॉज कैरिड आउट फ्रॉम हाउस एंड कॉटेज, भाई एक पर्टिकुलर घर में या फिर मान लो 2-4 लोग बल्क में बैठ जाते थे कहीं पे और वहां पे काम करना शुरू कर देते थे। तो वहां पे जो काम हो रहा था लोकल लेवल पर, लोकल लेवल से वो काम शिफ्ट हो गया कहां पर, एक प्रोडक्शन हाउस में बड़े, ठीक है, जिसे आपने फैक्ट्री नाम दे दिया। तो फैक्ट्री सिस्टम का मतलब और कुछ नहीं है, फैक्ट्री सिस्टम का मतलब ये है कि बल्क लेवल पर एक पर्टिकुलर प्लेस पर मशीन के थ्रू प्रोडक्शन होने लगा, जो प्रॉफिट ज्यादा ओरिएंट करता था, जो प्रॉफिट ज्यादा देता था, लाभ के जो सिद्धांत पे काम करता था, तो वही फैक्ट्री सिस्टम हो गया। नेम एनी 4 cities ऑफ द ब्रिटेन वेयर प्रोटेस्ट मूवमेंट टुक प्लेस अगेंस्ट द एनक्लोजर मूवमेंट। एनक्लोजर मूवमेंट याद है ना, एनक्लोजर मूवमेंट जो कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान की बात कर रहे थे हम। तो एनक्लोजर मूवमेंट में क्या हुआ था, एनक्लोजर मूवमेंट के दौरान हुआ यह था कि जो स्मॉल फार्मर्स थे या स्मॉल फार्म्स थे, जिनके पास में छोटे फार्म साइज थे, इनको सबको मर्ज करके बड़े लैंडलॉर्ड्स के हवाले कर दिया गया था, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में बड़े लेवल पर मूवमेंट हुए थे 4 शहरों में, डार्बीशायर, लंकाशायर, लेसेस्टर और नॉटिंघमशायर में। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जहां पर बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होने वाले हैं। नेम द 2 पर्सन हु मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल इन इंग्लैंड। देखो, ड्यूक ऑफ ब्रिजवाटर और जेम्स ब्रिंडले, इस व्यक्ति ने फंड किया था। ये ड्यूक ऑफ ब्रिजवाटर नाम ही है, ड्यूक मतलब ये प्रिंस रॉयल फैमिली को बिलोंग करता था। तो एक तो ये हो गया, क्यों, तो इसने जो है वो प्रोजेक्ट को फंड किया था एक्चुअली, ठीक है ना, फाइनेंसर था ये। और ये वो था जिसने सबसे पहले कैनाल्स का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। तो इंजीनियर हो गया ये, और ये जो फाइनेंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाय हुम एंड व्हेन वाज वर्सले कैनाल कंस्ट्रक्ट। अब अभी नाम आया, ठीक है, तो वर्सले कैनाल जो है, ये जो अभी जिन 2 लोगों का नाम लिया हमने ना, ब्रिज वाटर का और ब्रिंडले का, तो यही दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं बेसिकली। जेम्स ब्रिंडले जो है, इसको जब फाइनेंस मिला पर्याप्त मात्रा में, तो इसने 1759 में वर्सले कैनाल बनाई थी और 1761 में ये ओपन हो गई थी, जिसकी वजह से कोयले के जो दाम हैं ये जस्ट आधे हो गए थे, हाफ हो गए थे। क्लियर है? तो मैनचेस्टर शहर की तरफ जो आपका कोयला है, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेसिकली ये वर्सले कैनाल जो है वो बनी थी, और इसको फंड किया था, इस प्रोजेक्ट को
आपके ब्रिज वाटर ने। तो होपफुली ये जितने भी क्वेश्चन अभी हमने किए ये सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। आप प्रैक्टिस करें और इनकेस आपको ऐसा डाउट महसूस होता है तो आप हमें बताएं, आपके लिए ऐसे और क्वेश्चंस की व्यवस्था की जाएगी। तो सारे वीडियोस जो है हमारे अब वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, और अगर आपको YouTube के थ्रू फाइंड आउट करना है दैट इज ऑल्सो ईजी, बट द वन कन्वीनियंट मेथड इज दैट यू गो टू द वेबसाइट magnetbrains.com। आपको इस तरीके से विंडो दिखेगा एक, इस विंडो में सारे आपके जो कोर्सेज हैं 12th से लेके फर्स्ट क्लास तक के दे आर अरेंज। आपको जिस भी पर्टिकुलर क्लास का वीडियो देखना है, फॉर एग्जांपल हम क्लास 11 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्लास 11 पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। आप फैकल्टी मेंबर्स की लिस्ट देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो सब्जेक्ट के साथ में दिखेंगे। तो आप इसको जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे हिस्ट्री का भी लिस्ट मिलेगा। उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 11th क्लास के चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पे ये चैप्टर वाइज वीडियो, सेक्शन, थीम्स, टॉपिक, सब टॉपिक वाइज बाकायदा अरेंज है। जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो देखना है, जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे वीडियो विल स्टार्ट प्लेइंग, है ना, ये प्ले होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से दिस इज अवर एफर्ट, ये हमारा प्रयास है कि आपके प्रयास कम से कम हो, प्रोडक्टिविटी आपकी ज्यादा से ज्यादा हो, है ना। तो बने रहिए इस नोबेल कॉज में मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक